हेलो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज रैमजेट इंजन का। रैमजेट इंजन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। जब आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना है, तो रैमजेट का भी नाम सुना। और तमाम क्रूज़ मिसाइल्स में रैमजेट का उपयोग किया जाता है। क्योंकि रैमजेट है क्या, एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है। इसके जो कंपोनेंट हैं, अंदर से अगर देखोगे तो इसमें रोटेटिंग कंपोनेंट नहीं होता है। तो इंजन के अंदर के जो भाग है, वो घूमता हुआ नहीं होता है। साथ में आम तौर से जितने भी रॉकेट इंजन हैं, चाहे वो परंपरागत हो, उसमें क्या होता है, ईंधन के साथ-साथ ईंधन को जलाने वाला जो ऑक्सीकारक है, वो लेके जाना पड़ता है। और इसीलिए रॉकेट हो या कोई मिसाइल है, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बड़ा होता है। पर ये ज इस रैमजेट इंजन के कारण ईंधन तो आप ले जाओगे, पर उसके अंदर ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन को भर के ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑक्सीजन को आप बाहर से ले लोगे, वायुमंडल से ले लोगे, और वायुमंडल से एक तरफ से ऑक्सीजन लेते जाएगा, और अपने साथ ये जो ईंधन लेके जा रहा है, उस ईंधन को ये जलाते जाएगा। इस प्रकार से वो ईंधन जो जलेगा, उससे जो थ्रस्ट पैदा होगा, उस थ्रस्ट से वो वाहन जिसमें ये इंजन लगा होगा, वो आगे बढ़ेगा। रैम जेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है ये। अब है कि रैम जेट किस स्पीड पे काम करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक वायुमंडल है, वहां तक ये इंजन काम करेगा, लेकिन वायुमंडल के बाहर इंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल के बाहर तो है नहीं। दूसरा, इंजन स्टार्ट कब होगा? इस इंजन को स्टार्ट होने के लिए भी कुछ मिनिमम स्पीड चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप रॉकेट के या मिसाइल के पहले स्टेज में आप चाहोगे इसको स्टार्ट करते स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। इसे कुछ मिनिमम स्पीड देना होगा। इसलिए इसका उपयोग हम लोग किसी भी रॉकेट या मिसाइल के पहले चरण में नहीं करेंगे, बल्कि इसका उपयोग हम लोग दूसरे या तीसरे या चौथे या और किसी चरण में करेंगे, क्योंकि इसे एक मिनिमम स्पीड देना पड़ेगा। और जब मिनिमम स्पीड इसको मिल जाएगा, तब ये स्टार्ट होगा। अब सवाल है कि वो मिनिमम स्पीड क्या होगा? उस पे हम लोग बात करेंगे। ये जो रैमजेट इंजन है, लगभग दुनिया में बीसों ऐसे देश हैं जिसने इसको डेवलप अपने अपने दम पे किए हुए हैं। भारत भी इसका विकास खुद से किए हुए है। और यहाँ तक कि भारत तो अब स्क्रैम जेट, इसका जो एडवांस वर्जन स्क्रैम जेट है, उसका भी विकास 2016 में ही कर लिया था। अब रैमजेट का जो क्लासिफिकेशन है, रैमजेट कई प्रकार का होता है। देखते हैं उसके अंदर कौन सा ईंधन उपयोग करते, ईंधन जो इसके अंदर उपयोग करते हैं, उसके आधार पर रैमजेट को हम लोग कई में बांटते हैं। वो लिक्विड रैमजेट होता है, वो सॉलिड रैमजेट होता है, वो न्यूक्लियर पावर रैमजेट होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि रैमजेट के कितने प्रकार हैं। पहला है लिक्विड रैमजेट। लिक्विड रैमजेट में हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं, वो लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं। खास करके फ्यूल जो होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और इस फ्यूल को आप जब उसके अंदर डाल दोगे, क्या होगा कि जो हवा है, बाहर से जो वायुमंडलीय जो हवा है, जब वो इस इंजन के अंदर आएगा, तो जहाँ से हवा भीतर में इंटर करता है, वो मुंह थोड़ा बड़ा होता है। फिर जैसे जैसे हवा अंदर की तरफ जाएगा, तो वो मुंह वो क्या होगा, अंदर का जो स्पेस होगा वो बहुत पतला हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, हवा कंप्रेस होता चला जाएगा। कंप्रेस होने के कारण जब ये पहुंचेगा कंबसन चैम्बर में, कंबसन चैम्बर आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। तो जब ये कंबसन चैम्बर में यहाँ पे पहुंचा, कंबसन चैम्बर में पहुंचने के साथ अब यहाँ पे क्या होगा, ये दहन इसका शुरू होगा। तो जो हाइड्रोकार्बन जो आपने भरा है यहाँ पे लिक्विड फ्यूल के रूप में, बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन तो आ ही रहा है, और वो कंप्रेस ऑक्सीजन है। तो इधर से क्या होगा, फ्यूल बाहर निकलेगा, और दोनों जब मिलेगा तो क्या होगा, इसका यहाँ पे दहन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसका कंबसन स्टार्ट हो जाएगा। और कंबसन के स्टार्ट होने के कारण यहाँ पे हीट क्या होगा, काफ़ी सारा पैदा हो रहा है। और अब ये हीट काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलेगा। अगर हवा बाहर से सब सोनिक पे आ रहा है, कंबसन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दहन हो रहा है, ये सोनिक या सुपरसोनिक पे हो रहा है। अब इससे बाहर जो थ्रस्ट निकलेगा, ये जो ऊष्मा जो बाहर की तरफ पीछे की तरफ जो निकलेगा,
वो सुपरसोनिक पे निकलेगा। नतीजा क्या होगा, इसे सुपरसोनिक आगे की तरफ थ्रस्ट मिल जाएगा और इसी थ्रस्ट आगे के कारण मिसाइल या रॉकेट को आगे की तरफ ले जाएगा। ये जो हवा अंदर आ रहा है वो सबसोनिक पे आ रहा है। यहाँ पे दहन हो रहा है, ये सोनिक या सुपरसोनिक पे हो रहा है। अब इससे बाहर जो थ्रस्ट निकलेगा, ये जो उष्मा जो बाहर की तरफ पीछे की तरफ जो निकलेगा वो सुपरसोनिक पे निकलेगा। नतीजा क्या होगा, इसे सुपरसोनिक आगे की तरफ थ्रस्ट मिल जाएगा और इसी थ्रस्ट आगे के कारण मिसाइल या रॉकेट को आगे की तरफ ले जाएगा। तो ये प्रणाली काम तो ऐसे करता है। सवाल है फिर इसके और भी जो टाइप हैं वो हम देखते हैं कि करके। एक ऐसा ही है न्यूक्लियर पावर एमजेट। न्यूक्लियर पावर एमजेट को प्रोजेक्ट प्लूटो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय यूनाइटेड स्टेट ने डिजाइन किया था और इसका टेस्ट भी किया था। और इसी का उपयोग वो और इसका जो परीक्षण किया था वो अपने क्रूज मिसाइल के लिए किया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंततः बंद कर दिया गया, कई सारे कठिनाइयों को देखते हुए और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए। क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य ये भी था कि अगर इस इंजन का हम विकास कर लेते हैं तो जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम प्लानिटरी जो एक्सप्लोरेशन है, अलग-अलग जो प्लैनेट पे जो जाना है, जैसे मान लो जुपिटर हो गया या मार्स हो गया या कोई और प्लैनेट है या सन का आउटर फ्रिंज है, वैसे किसी एस्टेरॉयड का एक्सप्लोर करना तो वैसे एक्सप्लोरेशन वो कर सकेगा। पर अंततः अमेरिका ने कुछ उस समय छोड़ दिया। रैमजेट का ही एक एडवांस वेरिएंट है, उसका नाम है सुपरसोनिक रैमजेट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं स्क्रैमजेट। और स्क्रैमजेट और रैमजेट में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, जहाँ पे रैमजेट में जो ईंधन का जो कंबशन है, जो दहन है, वो दहन होगा कब सुपरसोनिक स्पीड पर, और इससे जो थ्रस्ट मिलेगा अपोजिट, वो इससे हाइपरसोनिक स्पीड मिलेगा। तो स्क्रैम जेट से आपको हाइपरसोनिक स्पीड मिल रहा है, जबकि रैम जेट से आपको सुपरसोनिक स्पीड मिल रहा है। और यही वजह है कि रैम जेट का उपयोग ब्रह्मोस 2 में किया गया है और स्क्रैम जेट का उपयोग ब्रह्मोस 3 में भारत करने जा रहा है। और ऐसा कोई भी मिसाइल्स जिससे हमें हाइपरसोनिक स्पीड लेना है, हम वहाँ पे स्क्रैम जेट का उपयोग करना हम बेहतर समझते हैं। हालांकि इसका लिमिटेशन को देखते हुए हम ऐसा करेंगे। रैम जेट को स्टार्ट होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम स्पीड चाहिए। अगर ये स्पीड साउंड की स्पीड से अगर आधा से कम है तब ये इंजन स्टार्ट भी नहीं होगा। और स्क्रैम जेट को स्टार्ट होने के लिए जो स्पीड है वो सुपरसोनिक होना चाहिए, तभी वो स्टार्ट हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं स्टार्ट हो पाएगा। ये दोनों का एक बेहतर लिमिटेशन है। प्लस दोनों काम कहाँ पे करेगा, तो दोनों वायुमंडल के भीतर ही काम करेगा। वायुमंडल के बाहर दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर क्रूज मिसाइल में हम करते हैं, और हम बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या जो स्पेस जो रॉकेट हैं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, उसमें हम बचते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं करेगा ये।